नमस्कार बहन और भाइयों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ गुलाबी जाड़े का पूर्ण आनंद ले रहे होंगे। मेरे वीडियोस का भी आनंद आपको मिल ही रहा होगा। हाजिर हूँ आपका अपना चैनल पक्की कमाई में अपना अगला वीडियो लेकर। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं चाहूंगा कि अपने पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। भारत में 30 सबसे बड़ी कंपनियों का प्रचलित इंडेक्स सेंसेक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ताल्लुक रखती हैं, और इसके अलावा 50 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स निफ्टी, किस प्रकार से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार ये 50 कंपनियां और 30 कंपनियां अपना अपना स्थान क्रमशः निफ्टी और सेंसेक्स में पाती हैं। साथ ही में हमने ये भी देखा था कि निफ्टी 100 क्या है, निफ्टी मिड कैप इंडेक्स क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स क्या है। हमने ये भी समझने का प्रयास किया था कि हर 6 महीने में किस प्रकार से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार इन कंपनियों का रिव्यू किया जाता है। आइए मित्रों, आज के वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि शेयर मार्केट के अंदर किस प्रकार से क्या क्या एवेन्यूज हमें अवेलेबल हैं जिसके तहत हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मित्रों, 5 एवेन्यूज शेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके तहत हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये 5 एवेन्यूज के नाम सबसे पहले आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला एवेन्यू है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। दूसरा एवेन्यू है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तीसरा एवेन्यू है एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड। चौथा एवेन्यू है पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड। और अंतिम या पांचवा एवेन्यू है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ। तो मित्रों, ये 5 एवेन्यूज हो गए। अब आइए स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट किस प्रकार से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मित्रों, आपको याद होगा, यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं, कि एक वीडियो में हमने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट या बिजनेस मार्केट के विषय में आपसे चर्चा की थी, और उसमें हमने आपको बताया था कि शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए या बिजनेस मार्केट में ट्रेड करने के लिए या किसी बिजनेस में हिस्सा खरीदने बेचने के लिए 3 प्रकार के खातों की आवश्यकता होती है, अकाउंट्स की जरूरत होती है। जिसमें एक तो होता है बैंक अकाउंट, जो कि बैंक में ही होता है। आशा है आप सबका बैंक अकाउंट होगा। दूसरा एक अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, और तीसरा अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट। तो मित्रों, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो किसी भी ब्रोकर के पास आप खुलवा सकते हैं, और वही ब्रोकर डीमैट अकाउंट भी खुलवा देगा। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट दोनों ही ब्रोकर के थ्रू आपके खुल जाएंगे, जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के यहाँ ही मेंटेन होता है, और डीमैट अकाउंट भारत में 2 डिपॉजिटरीज हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। उनमें से जिसमें भी ब्रोकर का कॉन्टेक्ट होगा वहां पर आपका वो खाता खुलवा देगा। यहाँ पर मित्रों, सीडीएसएल और एनएसडीएल को समझ लेते हैं, ये है क्या। ये बेसिकली डिपॉजिटरीज हैं। ठीक उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार हमने एक रेमंड का सूट खरीद लिया। अब रेमंड का सूट खरीद के हम घर में ले आए। अब रेमंड का सूट रखने के लिए हमारे पास स्थान नहीं है, तो स्थान के लिए हमें अलमीरा की जरूरत है। तो ये एक प्रकार की वार्डरोब है जहां पर कि शेयर शेयर रखे जाते हैं। तो ये भारत में 2 इस प्रकार की वार्डरोब्स अवेलेबल हैं, सीडीएसएल की और एनएसडीएल की। डीमैट अकाउंट में मित्रों, ब्रोकर के थ्रू ही आपका खुल जाएगा। जहां भी ब्रोकर का टाई अप होगा सीडीएसएल या एनएसडीएल में, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वहां आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। ब्रोकर के थ्रू ही आपका अकाउंट खुल जाएगा। और ये डिपॉजिटरीज जो हैं, थी एक प्रकार की वार्डरोब के समान है। मित्रों, ये 3 प्रकार के अकाउंट हो गए। बैंक अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, और डीमैट अकाउंट हो गया। डीमैट अकाउंट तो एक डिपॉजिटरीज है। और जहां तक ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट की बात है, ये दो आपस में लिंक रहते हैं। जब भी कोई शेयर आपको खरीदना होता है तो आवश्यक धनराशि आप बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे, और ट्रेडिंग अकाउंट से शेयर खरीद लिया जाएगा। उस धनराशि, जो शेयर की कीमत है, उसमें कुछ खर्चा भी लगेगा, वो भी आपको डालना पड़ेगा, और वो शेयर खरीद के आपका ट्रेडिंग अकाउंट से डीमैट अकाउंट में चला गया। यदि कोई शेयर आप बेचना चाहोगे तो डीमैट अकाउंट से वो शेयर बिक जाएगा, और उसकी बिकने की जो धनराशि है वो खर्चा काट के आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी। आप चाहें तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रखिए,
या आप 24/7 कभी भी आप ट्रेडिंग अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। कि जब भी हम शेयर मार्केट में ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो जो कुछ चार्जेज़ लगते हैं, उन चार्जेज़ की बात कर लेते हैं। इसमें 2 प्रकार के चार्जेज़ लगते हैं। एक तो फिक्स चार्जेज़ होते हैं और एक परसेंटेज ऑफ ट्रांज़ैक्शन अमाउंट होते हैं। तो फिक्स चार्जेज़ तो मित्रों जैसे कि एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है डीमैट अकाउंट का, वो तो चाहे आप कोई शेयर की खरीदारी करें ना करें, आपको सालाना देना ही है। कुछ ब्रोकर ऐसे भी हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे भी चार्ज करते हैं। तो अब रही परसेंटेज ऑफ अमाउंट में लगने वाले चार्जेज़ की, तो उसमें आप समझ लीजिए कि जैसे कि कोई भी शेयर आपने खरीदा, तो आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। कोई भी शेयर बेचा तो ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी, एसटीटी टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। कुछ एक्सचेंज के भी चार्जेज़ होते हैं, वो भी आपको देने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सब चार्जेज़ वेरिएबल चार्जेज़ के रूप में आ गए, जो परसेंटेज ऑफ अमाउंट के रूप में लगते हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से हम शेयर मार्केट में बिज़नेस परचेज़ कर सकते हैं या ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आप रिलायंस का एक शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट से ₹2010 ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे। यदि ये भी मान लेते हैं कि रिलायंस का एक शेयर ₹2000 का है उस दिन, तो जब आपने धनराशि डाली और आपने ब्रोकर की साइट पे लॉगिन किया और लॉगिन करके वो रिलायंस का एक शेयर परचेज़ कर लिया। जब शेयर आपने परचेज़ कर लिया तो धनराशि कट के आपके ट्रेडिंग अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा और शेयर जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप एक रिलायंस का शेयर बेचते हैं, तो मित्रों डीमैट अकाउंट से वो शेयर निकल कर के बिक जाता है और ₹1990 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाता है। अब वो ₹1990 चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रखिए, चाहे तो आप 24/7 कभी भी उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। आपने इसमें जो ₹10 था, ₹2010 हमने क्यों डाला? क्योंकि ₹10 खर्चा था। ये मान लिया हमने कि दो ₹10 खर्चा लग गया और इसी प्रकार से जब हमने शेयर बेचा तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ₹1990 आए क्योंकि वो ₹10 खर्चा जो है वो कट गया। तो ये जानने योग्य बात है कि खर्चे दोनों तरफ से चाहे बेचें या खरीदें, आपको देने पड़ेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं ये किस समय हम शेयर खरीद सकते हैं? ये बिज़नेस के हिस्से किस समय खरीदे जा सकते हैं? क्या हम जब चाहें तब खरीद सकते हैं? ऐसा नहीं है मित्रों। 5 डेज़ अ वीक शेयर मार्केट काम करती है। तो जिस दौरान शेयर मार्केट काम कर रही होगी तभी आप शेयर की खरीदना या बिक्री कर पाएँगे। इसके अलावा भी कुछ ऑस्पिशियस डेज़ होते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के, वहाँ उस दिन भी आप तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, तो ट्रांसपेरेंसी के मामले में आपको बताना चाहता हूँ कि ये ट्रांज़ैक्शन बहुत ही पारदर्शी होती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट होती है। आप कभी भी आप ब्रोकर की वेबसाइट पे लॉगिन करके अपनी किसी भी दिन की हुई ट्रांज़ैक्शन को जान सकते हैं। ये आप पता कर सकते हैं कि उसमें आपके डिपॉज़िटरीज़ में कितना शेयर है, कितना स्टॉक है, साथ में क्या आपने खरीदा, क्या परचेज़ किया, क्या उसमें खर्चा कटा, कितने बजे खरीदा, ये सारा का सारा आप ब्रोकर की वेबसाइट पे आपको नज़र आ जाएगा। ट्रांज़ैक्शन भी नज़र आ जाएगी, आपके अपने शेयर्स भी नज़र आ जाएँगे। इसके अलावा जहाँ भी सीडीएसएल या एनएसडीएल जहाँ पर भी आपका डिपॉज़िटरी अकाउंट है व या वार्डरोब है, वहाँ पर भी जो है आप अ, जाकर के आईडी पासवर्ड लगा कर के ये जो कि ऑनलाइन ही जनरेट हो जाता है, आप अपने स्टॉक की स्थिति जान सकते हैं। जो भी ट्रांज़ैक्शन प्लस माइनस हुई है, वो भी आप उसमें अवलोकन कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिनिमम ट्रांज़ैक्शन क्या क्या अनिवार्य होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट में। यहाँ मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत के संदर्भ में, भारत में कम से कम 1 शेयर खरीदना अनिवार्य है या 1 शेयर बेचना अनिवार्य है। हालाँकि विदेशों में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स भी खरीदा-बेचा जा सकता है, जैसे अमेरिका का उदाहरण ले लें, वहाँ इस प्रकार की ट्रांज़ैक्शन संभव है। मान लीजिए भारत के संदर्भ में मैंने 1 शेयर का बताया, अगर आप मान लीजिए एमआरएफ का शेयर आज की डेट में खरीदना चाहते हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ अगर वो ₹75,000 का है, तो मान लीजिए 75,000 ₹50 आपने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालने पड़ेंगे और आप उस एक शेयर खरीद पाएँगे औ जो ₹50 है हमने मान लिया वो खर्चे के रूप में लग जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम एमआरएफ का एक शेयर बेचना चाहते हैं, तो ₹75,000 से ₹50 खर्चा कट के ₹74,950 आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा।
उस पैसे को चाहे आप ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा रखिए आगे की ट्रांज़ैक्शंस के लिए, चाहे तो आप अपने बचत खाते में या सेविंग्स अकाउंट में या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब मित्रों आइए बात कर लेते हैं इन इन कंपनियों के शेयर्स जो आप होल्ड कर रहे हैं अपने डीमैट अकाउंट में, यदि इसमें डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उसका भुगतान आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। यदि किसी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिकली नहीं हो पाया, कोई त्रुटि आ रही है, तो आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर चेक द्वारा उसका भुगतान हो जाता है। तो देखा मित्रों, हमने समझा कि कैसे किस प्रकार से ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट की जा सकती है। सेल और परचेज़ किस प्रकार से की जा सकती है। आशा है आपको पसंद आया हो। अब मित्रों अगर पसंद आया है, तो मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर यदि आपने अभी तक नहीं किया है, मित्रों में शेयर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे मेरे कल का आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। अंत में कल आगे के प्रोडक्ट की बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।